हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एबीपीएम को भी क्या अटेंडेंस लगानी पड़ेगी और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बातचीत होने वाली है कि जो बीओ की टाइमिंग्स है वो किस प्रकार से रहने वाली हैं और आपको किस टाइम पे आपकी स्टार्टिंग वाली अटेंडेंस लगानी है और किस टाइम पे आपको आपकी एंडिंग वाली अटेंडेंस लगानी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं आपके दिमाग में कि सैलरी का डिडक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जो सभी एरियाज़ हैं या जो सारे सर्कल्स हैं वहाँ पे रोल आउट कब तक होगा, ये जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो यदि आप नए हो चैनल पे तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को ध्यान से लाइक कर लो। तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे एबीपीएम खास करके अभी तक मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या एबीपीएम को भी ये अटेंडेंस देनी पड़ सकती है। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से जितने भी मैंने अभी तक लेटर्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है ये फ़िलहाल लागू हुआ है फॉर बीपीएम्स। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था फेशियल अटेंडेंस फॉर बीपीएम्स इन ब्रांच ऑफिसेस करके। तो अभी के अकॉर्डिंग जो अभी का रोल आउट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीपीएम्स के लिए हो रहा है। लेकिन मैंने अभी बहुत से लोगों से बात की, साथ ही साथ मेरे खुद के डिवीज़न में ये हुआ है कि जो एबीपीएम हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। वो किस कारण से लिए गए हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो उनसे लेने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि इन फ्यूचर यदि एबीपीएम की अटेंडेंस का प्रावधान आ जाता है तो इन फ्यूचर दोबारा से सारी प्रोसेस ना करवानी पड़े। इस कारण से ये पहले ही ले ली गई है जानकारी एबीपीएम्स की भी। और साथ ही साथ एक मेन फैक्टर इसमें ये रहता है कि जब बीपीएम छुट्टी पर जाता है तो जो एबीपीएम रहता है उसको ही बीपीएम का चार्ज दे दिया जाता है। तो इन फ्यूचर जब बीपीएम छुट्टी पर चला जाएगा तो उसके स्थान पे जो एबीपीएम है वो अपनी अटेंडेंस फिल करेगा। इस कारण से भी एबीपीएम के जो डिटेल्स हैं वो मंगवाई गई है उसके सब डिवीज़न की तरफ से, ताकि वो डिवीज़न में सबमिट कर पाएँ और जो डिवीज़न ऑफिस है वो उनको अपने रिकॉर्ड में रख पाए। साथ ही साथ इन फ्यूचर जब भी उनको आवश्यकता पड़े वो उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। इस कारण से एबीपीएम से भी सारी जानकारी ली गई है। साथ ही साथ जो एबीपीएम है उसको इन फ्यूचर अटेंडेंस लगाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि एबीपीएम का क्या काम होता है, उसको सबसे पहले अपना जो एसओ होता है वहाँ से डाक उठाकर ब्रांच ऑफिस आना पड़ता है। उसके बाद जो बीपीएम है वो डाक की एंट्री करता है, उसके बाद डाक का सारा मिलान करता है कि सही डाक है या नहीं है करके। उसके बाद वो हैंडओवर कर देता है एबीपीएम को। जब एबीपीएम को हैंडओवर कर देता है तो एबीपीएम को ब्रांच ऑफिस आना ही पड़ता है, किसको, बीपीएम को देने के लिए। फिर उसके बाद वो बीपीएम से कलेक्ट करता है डाक को। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली डाक उठा के बांटने चला जाए अपना, उसको भी ब्रांच ऑफिस आना ही पड़ता है डाक को चढ़ाने के लिए एसओ से। तो डाक विभाग ये बोल सकता है कि जब एबीपीएम आ ही रहा है सुबह के टाइम तो वो अटेंडेंस लगा सकता है। साथ ही साथ जो वापसी का समय है उस टाइम पे भी लिस्ट पहुंचाने के लिए एबीपीएम को ब्रांच ऑफिस आना पड़ता है और डेली अकाउंट पहुंचाने के लिए एसओ जाना पड़ता है शाम के टाइम पे। इस कारण से ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि एबीपीएम से भी लगाई जाए अटेंडेंस। ऐसा मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने वाला है, इकट्ठे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर केओस हो जाता है। अभी फ़िलहाल बीपीएम के लिए हो रहा है, धीरे धीरे करके अन्य जो एबीपीएम्स हैं या डाक सेवक हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट फेज़ था वो लागू हो चुका है 13 आज तारीख से ही, 13 अक्टूबर 2025 से। तो जो फर्स्ट फेज़ के एमपी और एमएच मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो सर्कल्स हैं उनमें ये लागू हो चुका है। जो कि मेरा भी सर्कल एमपी है तो मेरे सर्कल में भी आ चुका है, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस आ गया है कि किस प्रकार से अटेंडेंस लग रही है, किस प्रकार से चीज़ें वर्क कर रही हैं। इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे अभी तक पता चला है जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनके द्वारा। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइमिंग, आपको किस टाइम पे अटेंडेंस लगानी है। तो अभी तक का जो सर्कुलर हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है उसमें जो टाइमिंग लिखी होती है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस बात। क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो ये कंसिडर करके चलता है कि जो बीपीएम जिस गांव में काम कर रहा है वो उसी गांव में निवास करता है। ये उसकी मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है और एनेक्सर पे वो साइन भी करता है कि मैं जिस गांव में ड्यूटी करूंगा उसी गांव में मेरा निवास होगा। इस कारण से डिपार्टमेंट ने 2 स्लॉट्स बनाए हैं। जैसे कि
मेरा जो खुद का ब्रांच ऑफिस है वो 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक एक शिफ्ट में चलता है, और फिर उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट होती है वो शिफ्ट चालू होती है 11 बजे से, सॉरी, वो चालू होती है 11:30 बजे से लेकर के तो 3:30 बजे तक। ये मेरी 2 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट 1 घंटे की और सेकंड शिफ्ट 3 घंटे की, इस प्रकार से 4 घंटे होते हैं। तो इसी के अनुसार जब आपकी फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होती है तब आपको अपनी आने की अटेंडेंस लगानी है, और जब आपकी जो सेकंड शिफ्ट एंड होती है, जैसे कि मेरी 3:30 बजे सेकंड शिफ्ट एंड होती है, तब ही आपको जाने की अटेंडेंस लगाना है। वैसे ही जैसे आने की अटेंडेंस लगेगी आपकी कितने बजे, 8:30 बजे, जैसे मेरी लगती है 8:30 बजे आने की अटेंडेंस लगेगी और 3:30 बजे मेरी जाने की अटेंडेंस लगेगी। इसी प्रकार बाकी लोगों के साथ भी है, जो उनका आईआर में ऑफिशियल टाइमिंग होगी उसी के अनुसार आने का समय उनकी फर्स्ट शिफ्ट की स्टार्टिंग टाइमिंग और जाने का समय उनकी सेकंड शिफ्ट की एंडिंग टाइमिंग। यही निर्देश हमको हायर अथॉरिटीज़ से मिला है और यही सबको पालन करना है। अभी फर्स्ट फेज़ में हमारे यहाँ रोल आउट हो गया है, इसलिए मेरे को इतनी जानकारी इस विषय में है और सबसे पहले आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच रही है। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना और आगे अपना काम करना, अपनी अटेंडेंस लगाना। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो सैलरी डिडक्शन होता है वो होगा या नहीं होगा। तो अभी तक की जितने भी सूत्रों के इससे खबर मिली हमें कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आपकी सैलरी में डिडक्शन होगा, टीआरसीए में कटौती होगी। लेकिन जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बोला है कि आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए कि अब से आप सैलरी में डिडक्शन कर पाएंगे यदि कोई व्यक्ति अटेंडेंस फीड नहीं कर पाता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे बीपीएम बिना बीओ में जाए अपनी जो दर्पण डिवाइस है उसमें लॉगिन वगैरह करके बिना कोई काम किए डे एंड वगैरह कर देते थे। इस कारण से बहुत ज़्यादा काम चोरी होती थी और जो ब्रांच ऑफिसेस थे वो घाटे में चल रही थे। इस कारण से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये कदम उठाया है वेलफेयर के लिए, किसके, ब्रांच ऑफिस के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ जो अब मैंने आपको बता दिया है कि सैलरी में डिडक्शन अभी की कंडीशन में नहीं होने वाला है। यदि आपकी किसी दिन अटेंडेंस चूक जाती है तो आपके पास बस हायर अथॉरिटीज़ से कॉल आएंगे कि आपने अटेंडेंस क्यों मार्क नहीं किया है। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया जा सकता है आपके एएसपी या फिर एसडीआई सर के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि आपका जो सैलरी में डिडक्शन है वो हो जाए। लेकिन अभी कुछ जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो सर हैं, उन्होंने मैसेज के द्वारा बोला है कि सैलरी में डिडक्शन होने की संभावना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऐसा कोई सर्कुलर जल्द ही जारी कर सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि सैलरी में डिडक्शन किस प्रकार हो सकता है। तो अभी एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है कि जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, साथ ही साथ कुछ ऐसे बीओज़ हैं जिसके पास डिवाइस भी नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे बीओज़ जहाँ पे डिवाइस नहीं है तो वहाँ अटेंडेंस ऑनलाइन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही साथ जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है उनके लिए एक स्पेशल ऑप्शन इनेबल किया जाएगा, जो कि आप 3 डॉट में क्लिक करने के बाद देख पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि अटेंडेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द लोकेशन। ये आपके लिए अलाउड रहेगा उन लोगों के लिए जिनका कोऑर्डिनेट सही नहीं आ रहा है, जिनके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, उनके लिए ये स्पेशली ऑप्शन इनेबल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो आधार बीएएस है, आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, तो इसको बाईपास करना लगभग इम्पॉसिबल है। सिर्फ वही लोग बाईपास कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टेकी हैं, और वो भी किसी और को नहीं बताते हैं ये चीज़ें। और आपको भी ये सब चीज़ें नहीं करना है और आपको ईमानदारी से अपना काम करना है और आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। साथ ही साथ यदि आपको कुछ ज़्यादा ही डीप में चीज़ें जाननी है कि किस प्रकार ब्रांच ऑफिस में वर्क मैं करता हूँ और मेरी क्या कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह रहती है, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी मेंबरशिप लगभग 5 दिन बाद चालू हो जाएगी, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माय मेंबरशिप। तो यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको जानने थे, जिनके जवाब मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिए। साथ ही साथ एक 5वां क्वेश्चन ये भी है कि सारे जो एरिया है वहाँ पे रोल आउट कब तक हो जाएगा। तो ये 4 फेज़ में होने वाला है। पहला फेज़ जो था उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सर्कल्स में रोल आउट हो रहा था, जो कि 15% पोस्टल डिविजन्स में हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे 4 चरणों में होने वाला है। जो चौथा फेज़ है वो 11 नवंबर को हो जाएगा। 11 नवंबर को ऑल ओवर इंडिया रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हर व्यक्ति अटेंडेंस लगा पाएगा और हर व्यक्ति को अटेंडेंस लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। और अभी जो हमारा एरिया है वहाँ पे मैंडेटरी हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर कर दी हैं कि जो चौथा फेज़ है वो कंप्लीट होगा 11 नवंबर को। उसके बाद सारे स्टेट्स में ये लागू हो जाएगा। तब तक आप जितना अभी करना है कर सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। यदि आपको जानना है कि कैसे
प्रोसेस होता है अटेंडेंस लगाने का, तो ये वाला वीडियो जाके देख लो। और यदि आपको और कुछ क्वेश्चन है, एरर वगैरह आ रहा है, तो ये वाला वीडियो जाके देख लो। मिलते हैं आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।